Good morning, friends. I welcome you all in intermediate level taxation classes. This is our class number 2 on residential status and scope of total income. आज बच्चे मैं ट्राई करूंगा कि इस क्लास को कंक्लूड कर दूं बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा और है नहीं। हमने फर्स्ट क्लास में बच्चे कुछ रेजिडेंशियल स्टेटस की बात की थी इंडिविजुअल्स के कि एक इंडिविजुअल कब रेजिडेंट कहा जाता है और कब वो नॉट रेजिडेंट होता है। अगर वो फर्दर एक रेजिडेंट है देन कब उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे और कब उसको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहेंगे। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सो दैट कि आज की क्लास में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए बच्चे, इंडिविजुअल्स था, इंडिविजुअल में आपको दो कंडीशन देखने को मिलती थी। नंबर 1, या तो एक इंडिविजुअल रेजिडेंट हो सकता है या वो नॉट रेजिडेंट हो सकता है। रेजिडेंट होने के लिए या फिर नॉन रेजिडेंट होने के लिए बच्चे आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती थी। नंबर 1 कंडीशन तो थी बच्चे की या तो आप 182 डेज और मोर इन इंडिया हो या फिर आप 60 डेज इन प्रीवियस ईयर आप इंडिया में हो प्लस में 365 डेज इन प्रीवियस 4 ईयर्स। प्रीवियस ईयर से भी पहले के 4 सालों में आप 365 डेज इंडिया में हो तो बच्चे हम आपको कहेंगे कि आप एक रेजिडेंट हो। सेकंड कंडीशन के लिए कुछ आपको रिलैक्सेशन दी गई थी कि अगर एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया से बाहर जा रहा है फॉर जॉब और एम्प्लॉयमेंट, इस तरह की एक हमने एक्सेप्शन भी पढ़ी थी। ठीक है, आई होप आपको याद होगी। सेकंड थिंग थी बच्चे कि अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है तो क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इसके लिए हमें फिर से दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना था। इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है 182 और 60 प्लस 365 वाली, तो भी बच्चे वो रेजिडेंट कहला जाता है। लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए आपको दो कंडीशन और दोनों की दोनों ही सेटिस्फाई करनी होती थी। कौन कौन सी? कि आप प्रीवियस 7 ईयर्स में कितने दिन इंडिया में है, 730 डेज, और आप कम से कम 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंट हो। रेजिडेंट होने के लिए आपको कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? ये वाली, इन दोनों में से कोई भी। तो अगर ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है 730 प्लस 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स वाली, तो बच्चे आप बन जाते हो इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट। हमने ये बात क्यों पढ़ी थी बच्चे कि किसी पर्सन को रेजिडेंट या नॉट रेजिडेंट होने का क्या फायदा क्या नुकसान है। एक रेजिडेंट पर्सन के लिए बच्चे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी वो इनकम अर्न करता है वो उसके लिए टैक्सेबल होती है। सपोज आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है बच्चे आउट ऑफ इंडिया, आपके पास जर्मनी में कोई लैंड है, एग्रीकल्चर छोड़ो यार, आपके पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जर्मनी में, वहां से आपको इनकम हो रही है, तो बच्चे उस इनकम पर टैक्स इंडिया में भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप इंडियन रेजिडेंट हो। अब अगर आपको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की कोई नॉलेज है तो एक बार उसे साइड में रख दीजिएगा, उसका हम एक बार जिक्र नहीं कर रहे। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक अलग चीज है बच्चे, उसमें कुछ टैक्स रिलीफ मिल जाते हैं कि अगर आप दो कंट्रीज में मतलब इंडिया के रेजिडेंट हो और जर्मनी में इनकम अर्न कर रहे हो तो कुछ टैक्सेशन की रिलीफ मिल जाती है। क्योंकि देखिए जर्मनी में आप इनकम कर रहे हो तो जर्मनी तो आपको छोड़ने वाला नहीं है, जर्मनी तो आपसे टैक्स लेगा। अब इंडिया में आप टैक्स देंगे या नहीं देंगे वो एक अलग पार्ट होता है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमारा इनफैक्ट हमारे पीसीसी का वो पार्ट ही नहीं है। तो अगर किसी को हल्का फुल्का पता है तो उस नॉलेज को एक बार प्लीज साइड में रखिएगा। नॉर्मली अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो तो आपकी अराउंड द ग्लोब जितनी भी इनकम है बच्चे टैक्सेबल होती है। तो कल हमने इंडिविजुअल्स की बात करी थी, आज हम फर्म्स, कंपनीज, एसोसिएशन ऑफ पर्संस इन सब की बात करने वाले हैं। तो स्टेटस ऑफ फर्म्स एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर कोई फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो कब कहेंगे कि वो रेजिडेंट है या फिर वो नॉट रेजिडेंट है। बच्चे एक फर्म जो है, एक फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कोई भी पर्सन या तो रेजिडेंट होगा या नॉट रेजिडेंट होगा। वो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होती। तो एक फर्म की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे एक फर्म या तो हो सकती है रेजिडेंट या होगी नॉट रेजिडेंट। एक फर्म को रेजिडेंट कब कहेंगे? एक फर्म को रेजिडेंट हम कहेंगे जब उसका, आपको कुछ चीजें अंडरलाइन करनी है, देखिएगा। इफ ए फर्म एंड एन एओपी वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन इंडिया। अगर पार्शियली भी इंडिया में क्या चीज है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, तो भी हम उस फर्म को इंडियन रेजिडेंट कह देंगे, उसके ऊपर अकॉर्डिंगली टैक्स लगा देंगे। और नॉट रेजिडेंट क्या होगा? अगर उसका टोटली आउट ऑफ जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है, द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, अगर वो टोटली आउट ऑफ इंडिया है तो बच्चे वो नॉट रेजिडेंट फर्म हो जाती है। वेयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट
ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, होली आउटसाइड इंडिया। यहां से एमसीक्यूज निकल के आते हैं आपके। आपसे पूछा जाता है कि ए फर्म हुज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया इज क्या रेजिडेंट है, नॉट रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, डाटा इनसफिशिएंट। इस तरह के कुछ 4 आपको ऑप्शन देके आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चे रेजिडेंट कब होगी, जब होली या पार्शियली इंडिया में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। और नॉट रेजिडेंट कब होगी, जब होली आउटसाइड इंडिया इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है। आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं, ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट भी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वर्ड्स को चेंज करके कुछ और दे दिया जाता है आपको एमसीक्यू में, तो कंफ्यूज करने वाली एक बात हो जाती है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की जगह कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको देखना है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। होली या पार्शियली इंडिया में है तो वो रेजिडेंट हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा हम टाइम लगाएंगे नहीं। उसके बाद बच्चे बात आती है कंपनीज का। अब कंपनी एक रेजिडेंट कब कहलाएगी, कंपनी में भी वही है, या तो वो रेजिडेंट होगी या वो नॉट रेजिडेंट होगी। एक कंपनी को कब रेजिडेंट कहेंगे, सबसे पहली बात वो इंडियन कंपनी है, इट इज एन इंडियन कंपनी। और सेकंड थिंग, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, इन दैट ईयर इज इन इंडिया। इफेक्टिव मैनेजमेंट इनकी इंडिया में है। अब देखो बच्चे यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ है, इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, और फर्म के केस में क्या वर्ड हुए थे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि कौन से वर्ड्स कहां यूज हुए हैं। सपोज आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, सपोज आपसे 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डिफाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर आप कंपनीज के रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर आपको 2 लाइनें लिखनी है बच्चे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इफेक्टिव मैनेजमेंट का वर्ड यूज हुआ है कंपनीज के लिए, और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का वर्ड किसके लिए यूज हुआ था, फर्म्स एंड एओपीज के लिए। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस आर that are necessary for the conduct of the business of an entity as a whole are in substance made। तो जहां पर की मतलब सिंपल सी बात है यार, जहां पॉलिसी मेकिंग होती है, मैंने पहले भी बताया था, हमारे इस तरह की बात पहले भी आई थी, जहां पर पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लिए जाते हैं ना बच्चे, वो आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाता है, कि वो प्लेस आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट का है। उसके बाद कहते हैं जी, इज द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। देखो इंडियन कंपनी होना जरूरी है, अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो क्या होगा, तो होगा वेदर, ये क्या है, ये है बच्चे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन इंडिया इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। बच्चे क्या कंडीशन है, अच्छा ये दोनों कंडीशन की जरूरी नहीं है, एक बात और देखिए यहाँ पे और है, मतलब इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर इंडियन कंपनी है तो ऑब्वियस है कि वो रेजिडेंट ही होगी, इंडियन कंपनी तो रेजिडेंट होगी। अब कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवा के अमेरिका थोड़ी ना जाएगी बच्चे बिजनेस करने के लिए। इंडियन कंपनी है, इंडियन में रजिस्टर हुई है, तो वो इंडियन कंपनी है, रेजिडेंट है। तो अगर कोई इंडियन कंपनी है तो बच्चे वो रेजिडेंट है, नो डाउट। तो द कंपनी इज इन इंडियन कंपनी, यस द कंपनी इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर। अगर कोई भी कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर है बच्चे, तो डेफिनेटली वो एक रेजिडेंट कंपनी है। लेकिन अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, इंडियन कंपनी नहीं है मतलब कोई एमएनसी है, फॉरेन कंपनी है, इंडिया में काम कर रही है, तो देखेंगे वेदर ये क्या है, POEM प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज इंडिया इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। अगर है तो बच्चे रेजिडेंट, अगर नहीं है तो नॉट रेजिडेंट, वेरी सिंपल। इसमें कुछ टेक्निकल है नहीं बच्चे, बिल्कुल सिंपल सी बातें दी हुई है, ये आप पढ़ लेना इसको क्या दिखा है। उसके बाद बात आती है बच्चे इंपॉर्टेंट वाली, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाली। इस पे भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब इस चैप्टर में 2 चीजें हैं बच्चे, फर्स्ट तो कि इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन करना, और सेकंड है कि उनकी इनकम को टैक्सेबल करना। तो कई बार बच्चे इसके ऊपर भी 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मतलब 2 ही चीजें आ सकती है। अगर मैं अब तक जो हमने किया है अगर मैं उसकी बात करूं तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको केस स्टडीज में, एमसीक्यूज में, या फिर किसी बड़े क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट उसका मिल सकता है। इंडिविजुअल क्वेश्चन मतलब कोई बड़ा 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता उसमें से आएगा, क्योंकि बहुत इजी पार्ट है यार, कोई मुश्किल चीज नहीं है वो। अब बात करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप हो। अच्छा एक बीच में रह गया बच्चे, लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का भी रह गया। वही बातें हैं, कुछ नहीं है यार, होली और पार्शली वाली बात है कि और उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, और नॉट रेजिडेंट वेयर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया।
द वुड बिकम नॉट रेजिडेंट। सो सिंपल सी बातें हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं अब, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देखिए स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात चल रही है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम का मतलब बच्चे एक रेजिडेंट है उसके लिए अलग से इनकम टैक्सेबल होती है, एक नॉट रेजिडेंट है उसके लिए अलग से इनकम टैक्सेबल होगी। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, एक नॉट रेजिडेंट है, मेरी कंपनी है बच्चे, वहां पे फॉरनर्स भी काम करते हैं, वो फॉरनर्स इंडिया में आते हैं, अपनी जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स की पेमेंट करते हैं और चले जाते हैं बेचारे। अब उन फॉरनर्स के पास सपोज अमेरिका में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, वहीं पे उनको रेंट भी रिसीव हो रहा है, अमेरिका की हाउस प्रॉपर्टी है, अमेरिका के बंदे हैं वो, वहीं पे हाउस प्रॉपर्टी है उनकी, इनकम अर्न करते हैं वो, क्या इंडिया टैक्स लगा देगा क्या उसके ऊपर? नहीं लगा पाएगा। किस लिए लगा देगा? इंडिया में ना तो हाउस प्रॉपर्टी है, ना इंडिया में रिसीव कर रहा, तो ना तो इंडिया की में से इंडिया को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिंपल सी लॉजिकल बात है यार, कि आप अगर फॉरनर हैं, आप अमेरिका के सिटीजन है या अमेरिका के रहने वाले हैं, आप इंडिया में आते हैं 2 मंथ्स के लिए, काम करते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, टैक्स की पेमेंट करके चले जाते हैं। अब आप 2 मंथ्स के लिए इंडिया में आते हो, ठीक है, और आपको इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी फॉरेन इनकम के ऊपर भी टैक्स दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बच्चे, इलॉजिकल हो जाता है। तो इसीलिए हम बात करते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि हम इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। स्कोप की बात क्या बच्चे? दायरा। स्कोप क्या किसे कहेंगे? दायरा। मतलब हम इनकम में क्या क्या चीज इंक्लूड करेंगे, रेजिडेंट के लिए क्या करेंगे, ऑर्डिनरी के लिए क्या करेंगे, नॉट रेजिडेंट के लिए क्या करेंगे। तो वो सब चीजें एक बार हम फटाफट से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा बच्चे, सेक्शन 5, अच्छा रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 6। यहाँ पे क्या है स्कोप ऑफ टोटल इनकम के लिए? सेक्शन 5। Provide that the scope of total income, the terms of residential status was assessed because the incidence of tax on any person depends upon his residential status। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे? रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा। द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एनालिसिस डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। द रेजिडेंशियल स्टेटस, इसीलिए तो हम सबसे पहली बात रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम सैलरी का चैप्टर शुरू करते। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है एसएससी का? द प्लेस ऑफ एक्रूवल ऑफ इनकम, प्लेस ऑफ एक्रूवल और रिसीट ऑफ इनकम वेदर एक्चुअल और डीम्ड। तो ये भी बात करेंगे कि एक्रूवल और रिसीप्ट का तो आपको पता है, एक्रूवल का मतलब कमा ली गई है, अर्न कर ली गई है, और रिसीट का मतलब हमें रिसीव हो गई है, वेदर इट इज एक्रूड और नॉट। ऐसा भी हो सकता है भाई, आपको सपोज सैलरी एडवांस में मिल जाती है, क्या आपने एक्रू कर ली? नहीं, लेकिन आपने रिसीव तो कर ली ना। तो रिसीव का मतलब बच्चे सिंपली आपके हाथ में पेमेंट आ गई है। और दूसरा क्या है? एक्रूवल। एक्रूवल का मतलब आपने अर्न कर ली। तो अगर मैं इस कंटेक्स्ट की बात करूं, रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूं, तो कहता है जी प्लेस ऑफ एक्रूवल, इनकम एक्रू कहां हुई? एक नॉट रेजिडेंट इंडिया में आके काम कर रहा है बच्चे किसी इंडियन कंपनी में, तो इनकम कहां हुई है, एक्रू कहां हुई है? इनकम इंडिया में हुई है। क्यों? क्योंकि इंडिया में सर्विस दी है उसने। कोई नॉट रेजिडेंट इंडिया में आके सर्विस दे रहा है, चाहे सैलरी की कोई भी टेक्निकल सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस है, किसी भी तरह की सर्विस दे रहे हैं इंडिया में आके, तो बच्चे इनकम इंडिया में ही अर्न हुई है ना। रिसीट क्या कहते हैं? रिसीट मतलब कहां रिसीव हुई। रिसीव का तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आपने को रिसीव कहां हुई। इंडियन इनकम अमेरिका में रिसीव होती है, टैक्सेबल नहीं होगी क्या? चलो उसका एक बार कंफ्यूज नहीं करता मैं आपको इतना। रिसीप्ट का मतलब सिंपली आपके हाथ में पेमेंट कहाँ मिली है, इंडिया में मिली है या आउट ऑफ इंडिया मिली है, ये चीज है। उसके बाद आती है जी क्या एक्चुअल है या डीम्ड है। एक्चुअल का मतलब तो एक्चुअल, और डीम्ड का मतलब मान लिया जाना, एज्यूम कर लिया जाना। तो इस चीज के बारे में भी हम कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे अभी। द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच द इनकम हैड एक्रूड टू और वाज रिसीव्ड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द एसएससी। ये एक सिंपल सी बात है, बाद में देख लेंगे इसको। The ambit of total income of the 3 classes of SSC would be as follows। ambit क्या है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। देखो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो बच्चे सबसे ज्यादा टैक्स लायबिलिटी इसी के ऊपर पड़ने वाली है। ये बंदा बेचारा कहीं से इनकम कमाए, अगर वो इंडियन जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है अगर कहते हैं कि वो इनकम टैक्सेबल है, तो बच्चे आपको टैक्स देना पड़ेगा। सबसे ज्यादा टैक्स बर्डन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट पे होता है, अनलेस अदरवाइज कि वो इनकम एग्जेम्प्ट है। जैसे इंडिया में अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, तो उसको छोड़ दो। या फिर कुछ और इनकम्स होती है कंसेशनल होती है, उनको छोड़ दो एक बार, या फिर एग्जेम्प्ट इनकम भी होती है बहुत सारी, उनको छोड़ देते हैं। तो एक रेजिडेंट एसएससी के लिए, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एसएससी के लिए सभी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। सबसे ज्यादा इसी की टैक्सेबल इनकम होती है। क्या कहते हैं सर?
इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, या तो आपने रिसीव की है या मान लिया गया कि आपने इंडिया में रिसीव की है। डीम टू रिसीव के बहुत सारे एग्जांपल आने वाले आगे, सो बेफिक्र रहिएगा। इनकम विच एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड और बोट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने इंडिया के बाहर इनकम अर्न की है सर, लेकिन आप उसे इंडिया में लेके भी नहीं आए तो भी इंडिया में टैक्सेबल है। आपको पता है आईटीआर फॉर्म्स में आजकल डिटेल्स आने लगी है आपकी फॉरेन एसेट्स की, और आपने कई बार पब्लिक एडवर्टीजमेंट भी देखी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है तो आपको इसका ब्यौरा देना होता है। फॉरेन एसेट्स के ऊपर तो बड़ा मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, फॉरेन एसेट्स पे, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, और आपका जो क्या कहते हैं इसे फॉरेन इनकम पे। आप इंडिया से बाहर जाते हो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंडिया उसकी डिपार्टमेंट की सख्त नजर रहती है। अब आप इंडिया से अगर बाहर हल्का फुल्का भी पैसा ट्रांसफर करते हो ना तो उसके ऊपर भी ईडी की नज़र रहती है। आपको पता है अगर आप इंडिया से बाहर पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है पहले। जो बच्चे कर रहे होते हैं ये काम मतलब उनको जो ऑफिस में है उनको पता होगा शायद, फॉर्म 15 हम फाइल करते हैं, इंटीमेशन करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम इस पर्सन को इतनी पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए पेमेंट कर रहे हैं, और इसके ऊपर हमने टीडीएस इतना काटा है, नहीं काटा तो क्यों नहीं काटा, उसमें सारी डिटेल्स देनी होती है। 4 पार्ट्स होते हैं ABCD उसके अंदर। तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है यार, वरना मैं दिखाता वो प्रैक्टिकली हम वर्क करते हैं बहुत सारा वो सारा दिन। तो बच्चे क्या होता है कि ये जो फॉरेन पेमेंट्स होती है ना इनके ऊपर बड़ी सख्त नज़र रहती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, कोई रेजिडेंट है आउट ऑफ इंडिया इनकम अर्न कर रहा है, वो इंडिया में चाहे लेके नहीं आ रहा तो भी वो टैक्सेबल है उसके लिए। ये लिखा हुआ है ना इसने, इनकम विच एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, एक्रू या अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड और बोट इनटू इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए। पता क्या होता है MCQ आते हैं छोटे छोटे, या फिर आपका 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि मिस्टर एक्स एन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया अर्न इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ही neither received the rent in India and nor he brought the income into India whether it is taxable। तो बच्चे 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए बच्चे टैक्सेबल होता है, चाहे वो इसे इंडिया में लेके आया चाहे ना आया हो। कहता जी इन सिंपलर टर्म ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैज टू पे टैक्स ऑन द टोटल इनकम एक्रूड और डीम्ड टू एक्रूड, रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इसको ग्लोबल इनकम पे पूरा टैक्स देना होता है सर, सिंपल सी बात है। उसके बाद आती है बात रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक बार इसको छोड़ो, पहले इसको रेजिडेंट नॉट रेजिडेंट के पास आ जाओ, ये आसान हो जाएगा, फिर उसको समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या कहते हैं सर ये, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, ये तो टैक्सेबल होएगी अगर आपने इंडिया में रिसीव की है या हमने मान लिया कि आपने इंडिया में रिसीव की है तो ये आपके लिए टैक्सेबल है, होनी भी चाहिए। इंडिया में रिसीव कर रहे हो सर, इंडिया में क्यों रिसीव कर रहे हो? अगर आपकी ग्लोबल इनकम है, कोई बाहर की इनकम है, फॉरेन इनकम है, तो अपने देश में जाके रिसीव करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में रिसीव करोगे तो हम तो टैक्स लगाएंगे सर, सिंपल सी बात है। इनकम विच एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो इंडिया में अर्न किया आपने उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे सर। इंडिया से अगर आप इनकम कमा के जा रहे हो तो हम तो आपसे टैक्स लेंगे। All assessees, whether resident or not, are chargeable to tax in respect of their income accrued, arise, received, or deemed to be accrue, arise, or to be received in India, whereas residents alone are chargeable to tax in respect of income which are accrues or arise outside India। ये भी इसका मतलब मैं भी बताता हूँ, पहले अब एक बार यहाँ आ जाओ। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अभी तक देखो बच्चे 2 चीज हमने की है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। नॉट रेजिडेंट के लिए या तो उसने इंडिया में रिसीव की है या डीम टू बी रिसीव है, या इंडिया में एक्रू है या एक्रू और अराइज है, या डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है। नॉट रेजिडेंट के लिए इनकम टैक्सेबल होती है। अब बात आती है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बच्चे कंफ्यूजिंग यही होता है, ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन इसी पॉइंट में रहती है, और क्वेश्चन भी मतलब ICAI को भी पता है कि बच्चों को इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन मिलेगा, तो सबसे ज्यादा पॉइंट भी इसी के डाले जाते हैं, और कई बार हमारा क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। चलो देखते हैं। कहता था कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो भी है, आगे नीचे आ जाओ, अरे नहीं इसमें है भी नहीं,
कहते हैं जी द टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज सेम। कहते हैं जी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम सेम होती है स्टेटेड अबो। कहता है वैसे तो सेम होती है एक्सेप्ट, बस एक एक्सेप्ट वाला पढ़ लो। कहता है क्या नहीं होगा, फॉर द फैक्ट दैट द इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू हिम आउटसाइड इंडिया इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम। जो इनकम आउटसाइड इंडिया एक्रू अराइज हो रही है वो उसके इनकम में हम नहीं जोड़ेंगे। जर्मनी वाले घर की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अगर कोई पर्सन है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उसका बच्चे एक जर्मनी में हाउस है, वहां से उसे इनकम अर्न हो रही है, तो उस इनकम पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, ये कह रहा है। हाउएवर वेयर सच इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, then it must be included in his total income even though it accrues or arise outside India। बच्चे बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम अगर इंडिया है तो वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि मस्ट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम दाउ इट एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, सॉरी बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, अगर ये है तो ये बच्चे टैक्सेबल हो जाएगा। लॉजिकल बात है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे बच्चे अभी, उससे आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी इसमें। एक ये भी नोट कर लेना बच्चे, 2017 की अमेंडमेंट है। पर्सनली बच्चे मैं मानता हूं कि 2 इयर्स की वैसे आपकी अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 2017 की है तो मे बी अभी तक एग्जाम में पूछ ली गई होगी, क्योंकि 3 इयर्स हो चुके हैं। अगर फिर भी नहीं पूछी तो हो सकता है यार हमसे पूछ ले। तो 2 से 3 इयर्स के बीच में, मतलब 17 आप लेके चल सकते हो, 2017, 17, 18, 19 और अपना 20 तो है ही। इस बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स आई है उनके ऊपर हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। एक तो कंसल्टेशन, मैंने बताया ना कंसल्टेंसी वर्क, इनकम टैक्स सबसे ज़्यादा बढ़िया किस चीज़ के लिए है, कंसल्टेंसी वर्क के लिए बच्चे। तो जरूरी है यार कि आप पीछे की 3-4 सालों की अमेंडमेंट माइंड में रखें कि ये अमेंडमेंट कब आई थी, ईयर भी आप याद रखो थोड़ा कोशिश करके। तो ये 17 की अमेंडमेंट है। क्या कहना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लायबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया ऑफ ए नॉट रेजिडेंट सी फेयरर receiving remuneration in NRE account, not resident external account maintained with Indian bank, income by way of salary received by not resident, ये important non residents हैं, seafarers, for service rendered outside India on a foreign going ship with Indian flag or foreign flag and received into the NRE bank account maintained with an Indian bank shall not be included in the total income। कहते हैं एनआरई अकाउंट में अगर कोई सैलरी इनकम रिसीव कर रही है, बंदा है नॉट रेजिडेंट और फॉरेन ही शिप है, तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो इंडिया के किसी बैंक में एनआरई अकाउंट में आपको रिसीव हो रही हो। एक क्लैरिफिकेशन है, माइंड में रख लेना, कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। अच्छा, ये एक इलस्ट्रेटिव है, ये भी आपको याद रखना है। याद का मतलब है इसको समझ के करना है। चलिए देखते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस स्कोप ऑफ टोटल इनकम वेदर द फॉलोइंग इनकम आर टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। पूछ रहे सर आपसे, क्वेश्चन पूछ रहे, रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि बता दो, बताइए सर। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इनकम रिसीव की है या डीम टू बी रिसीव्ड है बच्चे, इनकम इंडिया में रिसीव है या डीम टू बी रिसीव है, सबके लिए टैक्सेबल होता है, कोई भी हो जाए, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो रेजिडेंट के लिए भी, नॉट रेजिडेंट के लिए भी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी, सभी के लिए टैक्सेबल होता है। क्या चीज बच्चे, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, वो बच्चे टैक्सेबल होता है सबके लिए। उसके बाद आता है बच्चे इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग और डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इंडिया से एक्रू कर रहे हो, इंडिया से अराइज कर रहे हो, इंडिया में रिसीव कर रहे हो, टैक्सेबल है बच्चे सबके लिए, कुछ सोचने की बात ही नहीं है। इंडिया से कनेक्शन है ना इनकम का आपकी, इंडिया से आपको रिसीव हो रही है, इंडिया में आपको एक्रू अराइज हो रही है, टैक्सेबल है। क्या लिखा बच्चे, एक्रूइंग, अराइजिंग और डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सबके लिए टैक्सेबल होती है। थर्ड थिंग है बच्चे इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बच्चे, अराइज तो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, कोई बिजनेस है फॉरेन में, वहां से आपको इनकम हो रही है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है फॉरेन में, वहां से इनकम हो रही है। क्या रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है? हाँ जी बिल्कुल है। यस, इवन इफ सच इनकम इज नॉट रिसीव्ड और बोट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, चाहे वो इंडिया में लेके आया हो चाहे ना आया हो, सर टैक्सेबल है।
लेकिन क्या नॉट रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है? नहीं, नॉट रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। और क्या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी? होगी, इफ ओनली इफ, yes, but only if such income is derived from a business controlled in or profession set up in India, otherwise नहीं। ठीक है, बात समझे इस चीज की? बिजनेस है आउटसाइड इंडिया, कोई आपकी फॉरेन प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया, अगर रेजिडेंट है टैक्सेबल होगा, चाहे इंडिया में लेके आओ चाहे ना लेके आओ, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। नॉट रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल तब होगी बच्चे जब वो बिजनेस जो है वो कंट्रोल्ड है और प्रोफेशन जो है वो सेटअप इन इंडिया है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, आपको सारा समझ में आएगा। आसान भी होते, कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं होते। हाँ जी, कहते हैं सर कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, इलस्ट्रेशन 5 बच्चे इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध pertaining to the year ended 31st March 2020, compute the total income for the assessment year 2021 if he is, तीनों ही कंडीशन में बताना है कि सर क्या क्या होगा। क्या कहते हैं सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये शेयर्स वाले पॉइंट मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और शेयर्स में मैं बताऊं बच्चे बड़े बड़े केस भी हुए हैं। वोडाफोन का केस है, आपको पता होगा, वोडाफोन का एक बहुत बड़ा केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई थी उसके ऊपर, बड़ा बवाल हुआ था उसमें। वोडाफोन वाले कहीं भाग रहे थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी कहीं भाग रहे थे, और जिस आईटीओ ने वो केस ओपन किया था बच्चे, उसको चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बना दिया गया था। आपको पता है उस बंदे की तो चांदी होगी। वोडाफोन ने 11,000 करोड़ पे किया या नहीं किया, आई डोंट नो, बट जिस आईटीओ ने वो केस ओपन किया था ना बच्चे, वो सीधा आईटीओ से चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बन गया बच्चे, उसकी चांदी वो उसकी लाइफ सेट हो गई है। तो क्या कहते हैं सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन द सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। अब बताओ क्या होगा? क्या रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा? बच्चे कहने की जरूरत ही नहीं है, रेजिडेंट मतलब गरीब बेचारे को मारेंगे, रेजिडेंट से तो टैक्स लेंगे ही लेंगे, तो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा बच्चे। इंडियन कंपनी है तो क्या मानेंगे हम इसको? क्या ये इंडिया का है? अच्छा, ये एक बात और कह रहा है, कहता है रिसीव्ड इन जर्मनी, कंपनी इंडियन है, रिसीव कर लिया जर्मनी में, क्या इंडिया से लिंक है? बिल्कुल है सर, लिंक है, इंडियन कंपनी के शेयर है। बताओ, आप कह रहे हो कि इंडिया में लिंक है या नहीं है? इंडिया से तो लिंक है, बिल्कुल है। तो क्या टैक्सेबल होगा? क्या इसको क्या बोलेंगे हम? क्या इसे ये कहेंगे कि क्या ये इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है, या हम कहेंगे डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है? कुछ इसी तरह की बात है ना। मैं एक बार इन चीजों में कंफ्यूज मत होइए, आपको 5-6 क्वेश्चन करेंगे सब पता चल जाएगा कि डीम्ड क्या होता है और एक्रू क्या होता है। इंडियन कंपनी के शेयर है बच्चे, जर्मनी में आपको क्या हो रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑन द सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। रिसीविंग का इंसिडेंस क्या है? जर्मनी में। क्या जर्मनी में रिसीव होना रेलिवेंट है यहां पर? नहीं, यहां पर रेलिवेंट क्या है बच्चे? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के शेयर पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ना, इसका मतलब डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, मान लिया जाएगा इंडिया में एक्रू और अराइज हुआ है, इंडियन कंपनी के शेयर है बच्चे। आ जाओ फटाफट से नीचे आंसर में। हाँ जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी, सबके लिए टैक्सेबल होगा बच्चे, क्योंकि क्यों नीचे दिया होगा, नहीं एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दी हुई, तो सबके लिए टैक्सेबल होता है। अभी आएगा, डिटेल आएगी, डीम टू बी एक्रू और अराइज, इन सब की डिटेल आ जाएगी बच्चे अभी आपके पास। कहते हैं जी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिट इन ए बैंक इन लंदन लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। एक चीज देखिए बच्चे, जितनी भी रिमिटेंसेज होती हैं वो टैक्सेबल नहीं होती, टैक्सेबल होती है इनकम रिसीव करना, रिमिटेंस कभी भी टैक्सेबल नहीं होती। अगर आपने कोई इनकम अर्न की, लेटर ऑन रिमिट कर रहे हो, वो टैक्सेबल नहीं है। आप फॉरेन में इनकम अर्न करते हो, वहां पर अपना टैक्स पेमेंट कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को कोई पैसा भेज रहे हो, क्या टैक्स लग जाएगा क्या? नहीं, ब्लड रिलेशन में आप पैसा भेज सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। आप अपने पेरेंट्स को पैसा भेज रहे हो, टैक्स तो आप दे चुके हो वहां पर जितना देना था, इंडिया का उससे कोई लेना देना नहीं है। रिमिटेंसेज आर नॉट टैक्सेबल, अर्निंग इनकम इज टैक्सेबल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रेंट है बच्चे, प्रॉपर्टी का लंदन में रिसीव हुआ, वहीं की प्रॉपर्टी थी, बाद में आपने रिमिट किया, तो क्या टैक्सेबल है?
रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिट इन ए बैंक इन लंडन लेटर ऑन रिमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल। तो बच्चे ये 75,000 रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। क्यों टैक्सेबल होगा? अगर ये इंडिया में रिमिट ना करता तो क्या टैक्सेबल नहीं होता? तो भी होता बच्चे। तो रेमिटेंस का मैटर नहीं है कि ये इंडिया में आया है, रिमिट किया है, मतलब ही नहीं है बच्चे। 75,000 रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा, नॉट रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इसका कहीं भी लिंकेज इंडिया से दिख नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए फटाफट से आइएगा। इंडिया, अरे कहाँ गया, कुछ छोड़ के गया हम बीच में, एक पॉइंट रहेगा बच्चे, फटाफट से ये भी देख लो। डिविडेंड फ्रॉम ए जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान। जापानीज कंपनी है, जापान में डिविडेंड रिसीव कर रहे हो, इंडिया में टैक्स लगा दोगे क्या? इंडिया में टैक्स लगा देंगे हम, रेजिडेंट के लिए तो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि रेजिडेंट तो गरीब आदमी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो गरीब आदमी है, उसके ऊपर तो टैक्स लगा देंगे, बाकी के ऊपर नहीं लगा पाएंगे। क्यों? जापानीज कंपनी है और डिविडेंड भी कहाँ रिसीव हुआ है बच्चे? जापान में ही रिसीव हुआ है, इसलिए हम नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद आता है बच्चे रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन लंडन डिपॉजिट इन ए बैंक। अच्छा एक चीज बताओ, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितनी इनकम हुई है बच्चे? 75,000। तो क्या 75,000 पूरी की पूरी टैक्सेबल कर देंगे क्या, या फिर कुछ कंसेशन देंगे? कुछ कंसेशन देंगे। कितना कंसेशन देते हैं हम? 30% देते हैं बच्चे। वैसे तो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर करेंगे जब, आपको बताऊंगा मैं सारी डिटेल्स। वैसे हम जो रेंट, हमें एक इतना मान के चलिए कि जो रेंट रिसीव हो रहा है अभी के लिए, वैसे एक्चुअल में नहीं है ये बात, जितना आपको रेंट रिसीव हो रहा है उसका 30% आपको एक्सपेंसेस के लिए क्लेम मिल जाता है। भाई आप एक्सपेंस उतने करते हो या उससे ज्यादा करते हो मैटर नहीं है, आपको एक्सपेंसेस के लिए 30% की एक डिडक्शन मिल जाती है। तो ये 75% पूरा पूरा तो टैक्सेबल नहीं होता, इसमें से -30% हो जाएगा। और ये टैक्सेबल किस किस के लिए होएगा? सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होएगा, क्योंकि फॉरेन प्रॉपर्टी है। तो कहते हैं रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिट इन ए बैंक इन लंदन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसके अंदर आपको सेक्शन 24 की 30% की डिडक्शन मिल जाएगी। ये सारी हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में पढ़ लेंगे। उसके बाद है बच्चे हमारा, कहां गया भाई क्वेश्चन, ये रहा, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी 6,000। क्या टैक्सेबल है? डिविडेंड इनकम फ्रॉम एन इंडियन कंपनी एग्जेम्प्ट है, तो इसीलिए डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, इंडियन कंपनी है, लिख भी रखा है इंडियन कंपनी है, तो ये एग्जेम्प्ट है बच्चे। इसमें कुछ नोट्स भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी अप टू ₹10 लाख इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। इंपॉर्टेंट है बच्चे, नोट कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यू के लिए। ये 10 लाख की लिमिट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू 10 लाख की डिविडेंड जो है आपका एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। 10 लाख तक का एग्जेम्प्ट है बच्चे, इंडियन कंपनी का, वो भी 10 लाख से। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹10 लाख अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। आपको ये लिमिट याद रखनी है 10 लाख वाली। सेक्शन भी याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती एमसीक्यू की, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चे ये 10 लाख वाला। सो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे इसको। उसके बाद आता है बच्चे एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। क्वेश्चन कहां गया भाई, ये रहा, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात। मैंने अभी बताया बच्चे, एग्रीकल्चर इनकम तो इंडिया की अगर एग्रीकल्चर इनकम है, इंडियन एग्रीकल्चर लैंड से अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जेम्प्ट है। अभी बताया था मैंने 25,000, तो ये सभी के लिए, ये दोनों एग्जेम्प्ट इनकम है। एग्जेम्प्ट इनकम तो सभी के लिए एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर ये टैक्सेबल होती तो रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होती सर। और अगर लैंड इंडिया में है, सपोज एग्रीकल्चर नहीं है, मान लो कोई और इनकम है, तो अगर ये टैक्सेबल होती तो सभी के लिए होती, क्योंकि एक्रू या अराइज इन इंडिया होती है ना। एग्रीकल्चर लैंड इंडिया की है सपोज, मैं कहता हूं वैसे तो देखो एग्जेम्प्ट है, सपोज ये टैक्सेबल होती तो सभी के लिए टैक्सेबल होती, क्योंकि आप इंडिया से अर्न कर रहे हो। उसके बाद आता है सर मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इसका क्या मीनिंग होता है देखो, पढ़ लेते हैं इसको फटाफट से, सो दैट कि आप बाद में तो पढ़ने वाले हो नहीं, फटाफट से एक बार मेरे साथ पढ़ लो। ऑल एसेसीज आर लाइबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय हिम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ
चाहे उसका कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस हो, चाहे वो इनकम कहाँ भी एक्रू हुई हो। रिसीव अगर इंडिया में है या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो वो टैक्सेबल होगी ही होगी सर। इनकम इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इमीडिएटली ऑन इट्स एक्रूअल और डीम्ड रिसीव। द रिसिप्ट ऑफ इनकम रेफर टू द ओनली द फर्स्ट ओकेजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, फर्स्ट ओकेजन व्हेन द रिसिप्ट गेट्स द मनी अंडर हिज कंट्रोल। फर्स्ट रिसिप्ट रेलिवेंट होती है बच्चे, फर्दर रिमिटेंस टैक्सेबल नहीं होती। देयरफॉर व्हेन वंस एन इनकम इज रिसीव्ड एज इनकम, रिमिटेंस और transmission of that amount from one place or person to another does not constitute receipt of income in the hands of the subsequent recipient or at the place of subsequent receipt। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से। फर्स्ट रिसीट आपकी टैक्सेबल होती है बच्चे, सब्सिक्वेंट का कोई मैटर नहीं है। आपको एक बार पैसा रिसीव हुआ, फर्दर रिसीव होना हो यार, मतलब फर्दर आप कुछ भी कर रहे हो उसका, किसी को रिमिट कर रहे हो, मैंने इनकम अर्न की, मैं फर्दर अपने किसी फ्रेंड को वैसे दे देता हूँ कि ये ले रख, तो क्या टैक्सेबल होती है? वैसे तो देखो गिफ्ट टैक्स टैक्सेबल होता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि फ्रेंड ने अर्न कर लिया, ये तो एक बैड प्रैक्टिस थी बच्चे कि अगर लोग अपना मतलब ब्लैक को वाइट करने के लिए इस तरह की ट्रांजेक्शन्स करते थे, तो सेक्शन 56 में इस तरह की अमेंडमेंट लेके आके और इन चीज़ों पे रोक लगाई गई है। लेकिन अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूँ बच्चे, मैं मान लो फॉरेन में चला जाता हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ, इनकम अर्न करता हूँ, वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा मैं, उसके बाद में वो पैसा अपने पेरेंट्स को रिमिट कर देता हूँ, तो वो रिमिटेंस टैक्सेबल नहीं होती। रिमिटेंस तो वो कोई इनकम अर्न नहीं हो रही, वो तो एक रिमिटेंस है, पैसा जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिशन बोल देते हैं उसको, रिमिटेंस बोल सकते हैं। हाँ जी, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इंपॉर्टेंट है बच्चे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। फटाफट से देखिएगा, contribution in excess of 12% of salary to recognized provident fund or interest credited in excess of 9.5% per annum on annual accretion to their credit of recognized provident fund। most important है बच्चे, लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर 12% से ज्यादा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और या फिर पढ़िए, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन एक्सेस ऑफ 9.5%, और उस बैलेंस पर 9.5% से जो एक्सेस में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो इंडिया में एक्रू या अराइज माना जाएगा और टैक्सेबल होता है। तो बच्चे जो लिमिट है ईपीएफ में, इसको आप रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी कह सकते हो, उसमें 12% की लिमिट है, और इंटरेस्ट क्रेडिट करने की 9.5% की 9.5% की लिमिट है। दोनों ही लिमिट आपको याद रखनी है। कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर सेक्शन 80 CCD। तो पेंशन स्कीम में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो वो इनकम डीम्ड टू बी एक्रू रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। उसके बाद कहते हैं जी, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बीइंग द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयरऑन, ये भी आपकी इनकम जो है रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाती है, अनरिकॉग्नाइज से जब रिकॉग्नाइज में आप ट्रांसफर करते हो। इसके ऊपर रूल्स आएंगे बच्चे बहुत सारे, सैलरी वाले चैप्टर में मैसिव रूल्स आने वाले हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर ना समझ में आया हो तो आपको। एक्रूइंग और अराइजिंग का मतलब क्या है? अर्न करना, अर्न करना, रिसीव हुआ या नहीं हुआ मैटर नहीं है, अर्न कर लिया। देखिए सर, एक्रू रेफर टू द राइट टू रिसीव इनकम, राइट टू रिसीव इनकम। आपने बच्चे ऑफिस में अपनी सर्विसेज दी, आपको स्टाइफंड मिलना है, आपका सपोज पर मंथ होता है 1 अगस्त से आप 31 अगस्त तक सपोज वर्क करते हैं, आपको 10 सितंबर को अपना स्टाइफंड मिलना होता है। सपोज एक्चुअल में कब मिलता है मुझे नहीं पता, 10 सितंबर को सपोज आपको स्टाइफंड मिलना है, तो क्या आप 31 अगस्त को वो स्टाइफंड अर्न कर चुके हो? बिल्कुल कर चुके हो। 31 अगस्त जैसे ही आती है आप अपने 1 महीने की मजदूरी अर्न कर चुके हो, ठीक है, तो उसे बोलेंगे एक्रू। एक्रू हो चुका है, रिसीव 10 दिन बाद होएगा। कई बच्चों को तो रिसीव होता नहीं, बच्चे सिर्फ एक्रू होता है, रिसीव होता ही नहीं है। कुछ एम्प्लॉयर्स लालची भी होते हैं, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं आपके जो सिर्फ एक्रू तो कर देते हैं लेकिन रिसीव कभी भी नहीं हो पाता बेचारे,
हमारे प्यारे भाइयों को। एक्रू रेफर टू द राइट टू रिसीव इनकम, वेयर एज ड्यू रेफर टू द राइट टू एनफोर्स पेमेंट ऑफ द सेम। तो एक्रू का मतलब क्या है बच्चे, देखिए राइट टू रिसीव इनकम, एक्रू का क्या मतलब है, राइट टू रिसीव इनकम, आपका राइट है रिसीव करना। लेकिन ड्यू क्या है, ड्यू रेफर टू द राइट टू एनफोर्स पेमेंट ऑफ द सेम। सैलरी का एग्जांपल देगा, मेरे को पता था। सैलरी फॉर द वर्क डन इन दिसंबर विल एक्रू थ्रू आउट द मंथ डे टू डे, बट विल बिकेम ड्यू ऑन द सैलरी बीइंग पास 31 दिसंबर और 1 जनवरी। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ, ड्यू और एक्रू का क्या मतलब हुआ भाई, आप एक दिन काम करके आते हो, आप शाम को प्रिंसिपल को कह सकते हो क्या, अभी मैंने आज का काम किया है, मेरी आज की सैलरी तो बनती है, दो मुझे, ऐसा कह सकते हो? नहीं, नहीं कह सकते। तो एक्रू तो आपने कर लिया, एक्रू तो आपका 31 दिसंबर को पूरे मंथ का हो चुका। अगर मैं 15 अगस्त की भी बात करूं तो 15 अगस्त को आप 15 डेज का एक्रू तो कर चुके। लेकिन ड्यू का मतलब क्या है, ड्यू का मतलब है वो ड्यू हो चुका है, अब ड्यू फॉर पेमेंट, मतलब आपका, आप एनफोर्स कर सकते हो, आप जाके कह सकते हो अपने एम्प्लॉयर को कि सर मेरा मंथ पूरा हो चुका है, 10 सितंबर को मेरे को सैलरी मिलनी थी, सैलरी दीजिए। तो उसे बोलते हैं बच्चे ड्यू होना। वैसे नॉर्मली ये होता है कि पिछले मंथ की सैलरी नेक्स्ट मंथ की 10th को मिल जाती है, 7 या 10th जो भी 2 डेट्स होती है मिल जाती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। गवर्नमेंट में तो बच्चे और भी अच्छे रूल्स होते हैं, वो शायद मंथ के लास्ट डे को ही क्रेडिट कर देते हैं एम्प्लॉय के अकाउंट में। सिमिलरली द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट पेबल ऑन स्पेसिफाइड डेट arise during the period of holding day to day but will become due for the payment on the specified days। जैसे क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यूजुअली पेबल ऑन द स्पेसिफाइड डेज ऑन 1 जनवरी 1 जुलाई। In all such cases the interest would be said to be accrue from 1 July to 31 December and 1 January it will be fall due for payment। तो accrue और due का थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंस बताया है, अच्छी चीज है बच्चे समझने के लिए। इसमें कुछ है तो मैं देख लेता हूं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। एन आइटम ऑफ इनकम एक्रूइंग or arising outside India shall not be deemed to be received in India merely because it is taken into account in a balance sheet prepared in India। भाई आपने कोई इनकम आउटसाइड इंडिया अर्न की, इंडिया में कोई बैलेंस शीट बन रही है उसी पर्सन की और आपने वो इनकम कंसीडर कर रखी है वहां पर, तो हम ये नहीं कह लेंगे कि वो इंडिया में अर्न हो गई है। दोबारा से पढ़ लो एक बार, क्लैरिफिकेशन है बच्चे, एक्सप्लेनेशन है ये। इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया एक्रू अराइज हुई है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया, हम ये नहीं मान लेंगे कि वो इंडिया में रिसीव हो गई है, मेयरली बिकॉज इट इज टेकन इनटू अकाउंट इन ए बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थी, देख लेना। एक एक्सप्लेनेशन और भी है, वो भी देख लीजिएगा। Once an item of income is included in the assessed total income and subjected to tax on the grounds of its accrual deemed accrual, it cannot be again be included in the person's total income and subject to tax either in the same or subsequent year on the ground of its receipt, whether actual or deemed। कहते हैं जी, अगर रेजिडेंट है, नॉट रेजिडेंट है, या फिर वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, एक बार अगर उसकी इनकम में कोई आपने इनकम ऐड कर दी ना एक्रूवल के बेसिस पे, तो बाद में अगर वो रिसीव भी करता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगी। ये भी एक अच्छी बात है, क्लैरिफिकेशन है। उसके बाद बात आती है बच्चे डीम्ड टू एक्रू और अराइज इंडिया, मानेंगे कब कि इंडिया में एक्रू या अराइज हुई है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और बाप रे, ये कैसा पेज दे रखा है इन्होंने। चलो बच्चे, आप भी अपनी बुक को ऐसे कर लेना, मैं भी ऐसे कर लेता हूं। अब ये मुझे अच्छे से दिख भी नहीं रहा। ठीक है, देख लेना आप अपनी बुक में, देख लेना यार, आपको आपके पास बुक तो है ही ना। कहता है जी इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्या कहता है सर। देखिए, सबसे पहली चीज कहता है इनकम, आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। हाँ जी, अब दिख रहा होगा। इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया,
ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पॉइंट से पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान से। कहता है जी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, इनकम कहाँ अर्न हो रही है, आउटसाइड इंडिया। थ्रो और फ्रॉम, कैसे, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कोई बिजनेस कनेक्शन है इंडिया से जब, और वो इनकम कहाँ एक्रूअराइज हो रही है, आउटसाइड इंडिया। ये वर्ड्स बार बार मैं बता रहा हूं, एक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। एक्रू या अराइज तो आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन क्यों, क्योंकि कोई बिजनेस कनेक्शन है इन इंडिया। या फिर एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, कोई बाहर देश में इनकम मिल रही है लेकिन आपका जो सोर्स है वो इंडिया में है, तो हम क्या मानेंगे, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो भाई आप। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, आप अभी मैंने शेयर्स का आपको बताया एग्जांपल, शेयर्स आपने ट्रांसफर कर दिए जर्मनी में, लेकिन थे तो इंडियन कंपनी के ना, तो क्या शेयर्स कैपिटल एसेट होते हैं, सर बिल्कुल होते हैं। कैपिटल एसेट क्या होते हैं वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन शेयर्स कैपिटल एसेट होते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो वो कैपिटल एसेट तो सिचुएटेड इन इंडिया मानी जाएगी ना, क्योंकि इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं तो सिचुएटेड इन इंडिया है। तो कहता है जी अगर कोई इनकम आपको आउटसाइड इंडिया अर्न की है आपने, फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, या फिर कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, या फिर कोई कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो हम मान लेंगे कि वो आपने इंडिया से ही अर्न की है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे ये वाले पॉइंट, मैसिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर। उसके बाद कहते हैं जी सैलरी अर्न फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, आप इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहे हो, आपको सैलरी फॉरेन में मिल रही है, आपको टैक्स देके जाना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि हम मान लेंगे कि आपने इंडिया में अर्न किया वो सैलरी, चाहे आपको फॉरेन में रिसीव हो रही हो, अर्न तो आपने इंडिया से किया ना। सर्विस रेंडर्ड फॉर सर्विस, सैलरी अर्न फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल आपकी सैलरी इंडिया में होगी, चाहे आपको इंडिया में मिले चाहे ना मिले, वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। इसमें पता है कौन से एग्जाम्पल कवर होंगे, कोई जर्मन है, कोई जर्मन कंपनी है, वो अपने किसी पर्सन को, किसी इंजीनियर को इंडिया में भेजती है और कहती है कि उन मशीन्स को आप ठीक करके आओ, ठीक है, और वो ठीक करते हैं वहाँ पे, जर्मन कंपनी उस बंदे को सैलरी देगी ना, तो वो उसी को अपनी कंट्री में जर्मनी में ही उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन वो टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो सर्विस रेंडर इंडिया में कर रहा है, इसलिए एग्जाम्पल आएगा और इसके अच्छे तब देख लेंगे। उसके बाद कहते हैं सर सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, ये भी आपके इंडिया में टैक्सेबल होंगे, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है ये। डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, ये भी हो सकता है, सिंपल सी बात थी। उसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट इफ पेबल बाय, या फिर रॉयल्टी इफ पेबल बाय, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेबल बाय, ये तीनों एक साथ ही आते हैं बच्चे, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इफ पेबल बाय ए नॉट रेजिडेंट, ए गवर्नमेंट, ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। कहते हैं जी एक नॉट रेजिडेंट ने अगर इंटरेस्ट की पेमेंट की है, रॉयल्टी की पेमेंट की है, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की पेमेंट की है एक नॉट रेजिडेंट ने, इफ पेबल बाय नॉट रेजिडेंट, इफ मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, आपने मनी बोरो की है, एक बार फिर से देखो, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, इन तीनों को आपने एक साथ पढ़ना है। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज करके बना रखे हैं इन्होंने, क्योंकि डिटेल थोड़ी सी एनालिसिस ज्यादा है इसमें। कहते हैं इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, पेबल किसके द्वारा है, कौन पे कर रहा है, एक नॉट रेजिडेंट ही पे कर रहा है। तो कहता है जी इफ मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, और if technical services or royalty services are utilized for the purpose of business or professional carried on in India or making income from any source in India। समझ में आया, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया होगा बच्चे, सिर से ऊपर चला जाता है, सीए फाइनल के बच्चों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता ये। आप तो भी इंटर के हो, भी आपने टैक्स शुरू की है, लेकिन मैं कहूँगा कि उसे 2-3 बार पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। और ये रीडिंग हैबिट्स अगर आपने डाल ली ना बच्चे, कितना ही मुश्किल कंसेप्ट हो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाना बाद में। इसने कहा कि इंटरेस्ट पेबल बाय है एक नॉट रेजिडेंट,
इफ मनी इज बोरोड, अब इंटरेस्ट किस पे होगा बच्चे, इंटरेस्ट तो मनी बोरो पे ही होगा ना। इन मनी इज बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इंडिया, तो इंटरेस्ट पेएबल है बाय ए नॉट रेजिडेंट, इंटरेस्ट पेएबल है बाय ए नॉट रेजिडेंट इफ मनी इज बोरोड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इंडिया। तो इंडिया में अगर कोई बिजनेस प्रोफेशन के लिए आपने इनकम मनी बोरो की है और एक नॉट रेजिडेंट उसकी पेमेंट कर रहा है, पेबल बाय नॉट रेजिडेंट, तो वो इनकम इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर द पर्पज और बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया। उसके बाद कहता है जी टेक्निकल सर्विसेज है और रॉयल्टी सर्विसेज है, ये था बच्चे इंटरेस्ट के लिए। अब ये कह रहा है कि फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी के लिए, कहते हैं इफ टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विस आर यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, आप इंडिया में किसी बिजनेस के लिए अगर वो टेक्निकल सर्विसेज वगैरह यूज कर रहे हो तो भी वो इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाएगी। फिर कहते हैं जी गवर्नमेंट रॉयल्टी वगैरह गवर्नमेंट द्वारा पेबल है तो भी आपके इंडिया में टैक्सेबल, इंडिया में एक्रू और अराइज मानी जाएगी। और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी इंटरेस्ट, अगर कोई है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया पेबल बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया तो टैक्सेबल। अब इंडिया का बंदा अगर किसी को पेमेंट कर रहा है तो टीडीएस काट के देगा ना, आपको पता है टीडीएस के प्रोविजंस होते हैं, तो वो इंडिया का पर्सन क्यों दे रहा है उसको पेमेंट, आप सोचिए खुद। कोई इंडिया का पर्सन किसी बंदे को इंटरेस्ट क्यों देगा, किसी बंदे को रॉयल्टी क्यों देगा, किसी बंदे को फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्यों देगा, क्योंकि उसने कोई इंडिया में काम किया होगा, कोई इंडिया में मनी बोरो की होगी। आप समझ रहे हो इस चीज को, इसकी वैसे एक्सप्लेनेशन है बच्चे आगे, मैं और भी एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें दो एक्सेप्शंस भी है बच्चे, इफ मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया। फिर से इफ द मनी इज बोरोड, मनी बोरो हुई है एंड यूज्ड फॉर द टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया के लिए अगर आपने वो यूज की है कि क्या चीजें टेक्निकल सर्विसेज रॉयल्टी, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी। टैक्सेबिलिटी की बात नहीं है, इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी। इफ द मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, भाई सोर्स ही आउटसाइड इंडिया है तो टैक्सेबल नहीं होगा। और पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को आप पेमेंट कर रहे हो। दोबारा से पढ़ लो एक बार, इफ द मनी इज बोरोड एंड यूज्ड फॉर टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया में इनकम और एक्रू और अराइज नहीं मानी जाएगी। अभी डिटेल और भी आएगी दोबारा से, मैं उस टाइम आपको फिर से समझा दूंगा। इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन बाय ए रेजिडेंट इंडियन टू ए नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट और foreign company or on after 5/7/2019 where aggregate of such sum greater than 50,000 rupees, most important। क्यों बच्चे इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि लेटेस्ट है बच्चे, लास्ट ईयर की ही अमेंडमेंट है, जुलाई में आई थी, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के एग्जाम में नहीं पूछ पाए होंगे, मई 20 के एग्जाम हुए नहीं अभी तक, नवंबर 20 के एग्जाम होंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट है बच्चे, ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे। हिंदी में लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं आई अभी तक ये, ठीक है, क्योंकि जुलाई की है बच्चे, जुलाई की अमेंडमेंट अभी तक एग्जाम में नहीं आई होगी, जुलाई वाली नवंबर में आ नहीं सकती क्योंकि 6 मंथ्स तक की ही अमेंडमेंट आती है, 6 मंथ से पहले वाली, तो नवंबर में आई नहीं, मई के एग्जाम हुए नहीं और नवंबर के अब होंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है, एक बार फिर से देख लो, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन, एनी सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन बाय ए रेजिडेंट इंडियन टू ए, एक रेजिडेंट इंडियन मतलब भारत का नागरिक, एक भारतीय। जब मैं रेजिडेंट की बात करता हूं तो हम किसकी बात करेंगे बच्चे, आप और मेरी, हम रेजिडेंट इंडियन है। टू ए नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, नॉन कॉर्पोरेट मतलब कोई कंपनी वगैरह नहीं है, नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया और फॉरेन कंपनी, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी
तो नॉन कॉर्पोरेट हो या फॉरेन कंपनी हो, ऑन और आफ्टर 5/7/2019 वेयर एग्रीगेट ऑफ सच सम इज ग्रेटर देन 50,000 रुपीज, तो ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं फटाफट से। इसके ऊपर बच्चे एक क्लास और बनानी पड़ेगी, मुझे लगता नहीं आज की क्लास में इसको कंप्लीट कर पाएंगे, 1 घंटा और लगाना पड़ेगा इसके लिए। तो हम 1 घंटा और लगा लेंगे बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको आज ये चार्ट एक बार फिर से पढ़ना है, और इस चार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। सेकंड थिंग, एक इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। बाकी तो देखिए इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, लेकिन ये पार्ट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज की क्लास में हमने थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ा बच्चे, प्रैक्टिकल कुछ हम कर नहीं पाए। आज की क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे बच्चे, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होने की वजह से कुछ बोरिंग सी चीज़ें भी है इसके अंदर, कुछ याद करने वाली भी है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, मुझे तो थोड़ी सी थ्योरी बोरिंग लगती है, और इसी चैप्टर में ही है बच्चे थ्योरी, इसके आगे आपको कहीं थ्योरी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। आज की क्लास के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।